टॉपिक डाल दीजिएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। आज का अपना स्टार्टिंग टॉपिक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए आपके पास जो गिवन होता है, जो जनरल होता है, वो क्या होता है कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d होता है। ठीक है, जनरल तौर पे अगर वेक्टर फॉर्म हम लोग देखेंगे तो r डॉट n इज इक्वल्स टू d होता है। d कहने का मतलब क्या होता है कि ये a डॉट n के इक्वल होता है, जबकि d किसके इक्वल है, a डॉट n, वेयर d इज इक्वल्स टू कितना, a डॉट n। अगर हम लोग इसी में अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, सिंपल सा चीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, n मतलब कौन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो केवल लेफ्ट में डिवाइड करेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड कर दिए तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन इक्वेशन होगा r डॉट n बाय मॉड n, इसको आगे चल के n कैप बोलेंगे, इज इक्वल्स टू d बाय मॉड n, ये हो गया। ठीक है, यहां से आप इसको मॉडिफाई करके r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d बाय मॉड n लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आपको मिला ना, जिसमें कि आप वेक्टर n का यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म। इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन के इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, केवल क्या हमको चेक करना है, वेक्टर n है तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, और अगर n की जगह n कैप है तो वो क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, वैसे केस में ये जो d बाय मॉड n है ना, इट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशनल तो यहाँ नहीं दिखा सकेंगे हम आपको, जस्ट ऐसे मान लीजिए 2 डायमेंशनल। यहाँ पे मेरे पास प्लेन, ठीक है, साइड व्यू है अपना, तो ओरिजिन से इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितने के बराबर है, d बाई मॉड n के बराबर है, जबकि d कौन है, d a डॉट n के इक्वल होता है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब है आप उसको सबसे पहले कन्वर्ट करें नॉर्मल फॉर्म में, और d बाई मॉड n का जो वैल्यू आएगा वही होगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अदरवाइज कभी कभार आपसे ये बोलता है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड इट्स नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आएगा कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2x minus 3y plus z plus 2 equal to 0 from origin। आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला भी लग सकता है। ठीक है, मगर हम लोग अभी जस्ट ये पढ़े हैं तो उसी तरीके से बनाने का कोशिश करें। आपको ये पहले भी बताया गया है कि जब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म होता है तो x y z का जो कोफिशिएंट होता है वो नॉर्मल वेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना यही होगा कि आप इस गिवन इक्वेशन से n लिख लें, तो n कितना होगा, n होगा आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यहां से आप मैग्नीट्यूड ऑफ n भी निकाल लीजिए, रूट अंडर 4 प्लस 9 13 और 1 कितना 14, क्या है। अब उसके बाद वेक्टर इक्वेशन अगर आप लिखने जाएंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वो r डॉट n होगा दैट इज इक्वल्स टू d होगा, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अब इसमें r कौन, n कौन, d कौन, तो r का मतलब तो सिंपल ऐसा हुआ करता था ना, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और n का मतलब अभी जस्ट n निकाले ना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। और अगर हम d लिखना चाहेंगे तो इस इक्वेशन में देखिए
इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 2x माइनस 3y प्लस जेड आएगा। कौन नहीं आया? 2, तो 2 को उधर भेज देना चाहिए तो वो d की तरह हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू माइनस, कितना आ गया? ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, r डॉट n इक्वल्स टू d, ठीक है, ये उस फॉर्मेट में। हमको क्या करना चाहिए उसके बाद? मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करना। तो डिवाइड कर लेंगे तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि r डॉट, यहां से r लिख दिए इसको, 2i माइनस 3j प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14, और इधर साइड में भी माइनस 2 बाय रूट 14। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में d बाय मॉड n है ना, और d बाय मॉड n ही क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होता है। मगर आप वर्ड क्या लगा रहे हैं इसमें? डिस्टेंस। कभी नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करके लिख देना है। तो कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड माइनस 2 बाय रूट 14, और जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रूट अंडर 2 बाय, मतलब रूट 2 ऊपर नीचे काट के, ठीक है, रूट अंडर 2 बाय, ये हो गया डिस्टेंस। और तब ये क्या है? ये है इसका नॉर्मल, ये उसका नॉर्मल फॉर्म हो गया। अगर आपसे पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? 2 बाय रूट 14 माइनस 3 बाय रूट 14 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 कॉमा माइनस 3 बाय रूट 14 कॉमा 1 बाय रूट 14। और अगर कहीं आपसे पूछ दिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ, एक मिनट, वेक्टर n ऑफ प्लेन ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन, तो उस समय आप आंसर क्या दे सकते हैं? उस समय आपको जाना होगा सिंपल वेक्टर n के पास। डायरेक्शन रेशियो में वेक्टर n लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन में n कैप लेके चलते हैं। तो वेक्टर n का रेशियो क्या है? 2 माइनस 3 और 1, कितना कितना? 2 माइनस 3 और, समझ गए? बहुत सिंपल सा चीज है। हम बोले ना प्लेन में छोटा छोटा बहुत सारा टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी एक छोटा ही है और ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन लंबा अगर मिलेगा तो वो केवल लाइन और प्लेन को मिला के मिलेगा और कहीं से नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। आगे लिखेंगे एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। मान लीजिए एक पाइवन प्लेन अपने पास दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, एक पाई2 दूसरा प्लेन दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2। ऐसे दो प्लेन का इक्वेशन है। हम फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं वेक्टर फॉर्म, इसका मतलब है कि अगर कार्टेशियन दिया है तो आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? वेक्टर में, उसके बाद ही सॉल्व। एंगल बिटवीन प्लेन्स के लिए आपको cos थीटा सॉल्व करना होगा, और cos थीटा किसका किसका? n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 मॉड n2। कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल बिटवीन प्लेन्स exactly equals to angle between their normal vectors, angle between their normal vectors।
उसके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में जितना एंगल बनेगा प्लेन्स के बीच में उतना ही एंगल बनेगा। यही चीज आप एक बार और सुने थे लाइंस के बीच उतना ही एंगल बनता है जितना उसके पैरेलल वेक्टर के बीच बनता है। तो b1 डॉट b2 बाय मॉड b1 मॉड b2 था। यहाँ पे कौन है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर, तो n1 डॉट n2 बाय n1 n2। ये cos थीटा है। cos थीटा अगर 1/2 आ गया थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर cos थीटा अपने पास 1/3 आ गया थीटा कितना होगा cos इनवर्स 1/3। जो स्टैंडर्ड है उसमें एंगल लिखेंगे, जो नॉन स्टैंडर्ड है cos इनवर्स करके छोड़ देंगे। ठीक है, बाय द वे आप cos इनवर्स में निकालें और आपका जो ऑप्शन दिया था ना वो tan इनवर्स में सब दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्व नहीं कर लेंगे हम। आईटीएफ में पढ़े थे ना cos इनवर्स b/h जो होता है वो tan इनवर्स p/b के इक्वल होता है। वहां से कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे ये बराबर कौन सा है, होता है ये सब है ना ऑप्शन में वैसे प्रेजेंट होता है। अगर प्लेन्स पैरेलल होगा तो उसके बीच एंगल कितना होगा 0। ठीक है 0। वैसे केस में क्या रिलेशन बनता है इसके बीच में इसके बीच में n1 और n2 कुछ बनेगा सर एंगल ही 0 एंगल 0 हो गया तो वो पैरेलल प्लेन्स हो गया। स्टैंड अप को बैठो हां इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो पैरेलल प्लेन्स हो गया। अब पैरेलल प्लेन्स के इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी होगा, ये जो हम यहाँ n1 और n2 लिखे हैं ना ये दोनों सेम होगा। ठीक है, ये दोनों सेम होगा और नहीं तो सेम प्रोपोर्शन में होगा, या तो सेम होगा और नहीं तो सेम प्रोपोर्शन में होगा। चलिए इस बात को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे बढ़ रहे थे, मान लीजिए बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन 2x minus y plus z plus 2 equal to 0 and x 4x minus 2y plus 2z plus 7 equal to 0। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल का डिमांड किया। मेरा जो वेक्टर n होता है वो कहां से कहां तक होता है x y z तक, हमको यही देखना। ठीक है, इसमें भी x y z तक आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, n1 निकाल लें n2 निकाल लें, बाद में इसको सॉल्व कर ले आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा उससे अच्छा थोड़ा सा रुक के 5 सेकंड के लिए देख लीजिए x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है y के कोफिशिएंट का और z के कोफिशिएंट रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन्स आर पैरेलल और अगर प्लेन्स पैरेलल है देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 रेडियन या डिग्री जो बनना बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो थीटा मेरा 5/2 cos थीटा कितना हो जाएगा 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर प्लेन्स पैरेलल है if planes are perpendicular then वैसे केस में थीटा मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री, cos थीटा कितना होगा मेरे पास 0 और n1 डॉट n2 कितना होगा 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी केस है आपको इस फार्मूला को लगा के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 will in form of ax plus by plus cz plus lambda equal to 0। ठीक है, उसके बाद यूजिंग एनी अदर गिवन कंडीशन हमको क्या करना है फाइंड लैम्डा। ये क्या बोल रहा है ना कि अगर कभी दो प्लेन पैरेलल हो, आपसे डिमांड किया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू एक प्लेन दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा उसके इक्वेशन के फॉर्मेट में x y z का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा।
बस क्या डिफर करेगा, कांस्टेंट डिफर करेगा। और यहाँ पे आप कांस्टेंट लैम्डा खुद से अज्यूम करके चले, बाद में कोई भी एडिशनल कंडीशन अगर दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप लैम्डा फाइंड कर सकें, उसको पुट करना है और लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको अभी हम रहने दे रहे हैं, इसके अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे क्योंकि जब तक एक दो कंडीशन नहीं बताएंगे क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अगला डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम गिवन पॉइंट। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, वहां से हमको प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट P हमको गिवन है, कौन सा, अल्फा बीटा गामा समथिंग, ठीक है, या x1 y1 z1 पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे अपने पास एक प्लेन है, ऐसा क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है इससे। मान लीजिए m, हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, pm डिस्टेंस। तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको एक फार्मूला से बनाते हैं, और वो भी कहाँ, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूस होता है। 2D वाला जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से रिड्यूस होता है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, लाइन में पॉइंट को पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। प्लेन में क्या होगा, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए प्लेन अपने पास गिवन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो जो डिस्टेंस pm होगा ना, पॉइंट को प्लेन में पुट करेंगे, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंपल सा, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग में बोल रहे थे जब नॉर्मल फॉर्म पढ़ा रहे थे तो, कि एक फार्मूला भी होता है पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस का। उस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको 0 0 0 मिल गया और इक्वेशन ऑफ प्लेन तो दिया था, तो आप डायरेक्ट इस वाले फार्मूला को यूज करके भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो पहले वाला क्वेश्चन जो इससे पहले नॉर्मल में करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अब इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन लेफ्ट वाला हो जाएगा ना, तो हमको बता दीजिए पूरा ही मेरा ऑनलाइन में लेफ्ट वाला हो जाएगा तो बता दीजिए। अच्छा बोले मेरा अच्छा बोले तो खराब नहीं होते, क्योंकि अगर आपका खराब हो तो फिर मेरा क्या है। इस पे भी क्वेश्चन देंगे दोनों को मिला के। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई व्हिच इज at 2 unit distance from origin from 1 1 1 and is parallel to x plus 2y plus z 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पॉइंट से डिस्टेंस है इसका कुछ, और साथ में एक गिवन प्लेन के साथ ये पैरेलल भी है और कुछ डिस्टेंस भी है एक पॉइंट से, दोनों चीजें। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के ही आएगा, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पैरेलल वाले कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, नाम उसका दिया था पाई, ठीक है। इसके पैरेलल है तो x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है तो x y z वाला सेम रहेगा, बस क्या डिफर करेगा, कांस्टेंट, तो उसको लैम्डा ले लिया। अब हम क्या बोले थे कि कोई भी अदर कंडीशन अगर दिया है तो वो इसीलिए दिया है ताकि आप लैम्डा फाइंड कर सकें, ठीक है। तो हम लोग अदर कंडीशन देखेंगे, डिस्टेंस वाला दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या था पॉइंट 1 1 1
इज इक्वल्स टू 2। तो क्या सीखे थे कि पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को प्लेन में पुट करें। तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, z के प्लेस पे 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5 प्लस लैम्डा और इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से कितना आ रहा है 9, तो 3 6। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1। तो हम लोग सिंपल अब ये लैम्डा इस प्लेस पे पुट करेंगे तो वो प्लेन निकल जाएगा जो कि गिवन प्लेन के साथ पैरेलल था और जो 1 1 1 के साथ 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पैरेलल के केस में हमेशा एक कोई ना कोई कंडीशन आएगा। कौन सा आएगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो पूरा का पूरा प्लेन यूज कर सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन बाय एग्जैक्ट इक्वेशन x plus 2y plus 2z, x plus 2y plus 2z और लैम्डा की जगह 1 इज इक्वल्स टू z। ये अपना आंसर है। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। अगला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन। आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जब वो दूसरे प्लेन के साथ पैरेलल। आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर वो दूसरे स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर। अगर लाइन के साथ पैरेलल होगा तो कम से कम 2 लाइन चाहिए होगा। आपको याद है पहले दिन ही हम एक क्वेश्चन कराए थे कि प्लेन के ऊपर 2 लाइन है और वो एक पॉइंट से पास कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे b1 b2 का, वही बात। अदरवाइज अगर एक लाइन दिया है तो उसका क्या होना जरूरी है? परपेंडिकुलर होना जरूरी है। देखिए एक प्लेन है और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये क्या है ना कि ये पीछे वाला पार्ट है इसलिए थोड़ा सा हम लोग को सेटेड दिख रहा है। फिर यहाँ से ठीक है, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये लाइन। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन अपने साथ प्री पॉकेट में क्या लेके आता है? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, वो एक पैरेलल वेक्टर b लेके आता है। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है b भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। प्लेन को रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक पॉइंट का और एक परपेंडिकुलर वेक्टर का। तो लाइन यही काम करेगा, वो केवल और केवल क्या प्रोवाइड करेगा? एक परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगा? एक पॉइंट चाहिए होगा और साथ ही साथ एक लाइन चाहिए होगा। हम आराम से निकाल सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट में कि वेक्टर b कहने का मतलब क्या हुआ? पैरेलल वेक्टर ऑफ 11 वेक्टर नहीं है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइंस यूज्ड एज नॉर्मल वेक्टर n ऑफ प्लेन। वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की तरह यूज होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सबसे पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 to -1 and perpendicular to line x minus 2/3 y minus 2/4 z plus 1/3 ऐसा। तो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो लाइन भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और प्लेन के पास एक पॉइंट। तो ये जो लाइन है ना इसका पैरेलल वेक्टर b कितना होगा? 3i plus 4j plus 3k। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये वेक्टर n ऑफ द प्लेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, निकला b से बन गया क्या? n, ये n बन गया। ठीक है,
जैसे ये n बन गया और एक पॉइंट अपने पास दिया हुआ है, दोनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ प्लेन यहीं पे लिखना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा? तो हम लोग ये देखें ना, नॉर्मल के साथ कितना होता है, r डॉट n 3i प्लस 4j प्लस 3k क्या, दैट इज इक्वल्स टू a डॉट n, तो ये 3 प्लस 8 11 और माइनस 3 कितना हो गया 8 इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगता है, हमको आंसर वेक्टर फॉर्म में छोड़ना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म? क्यों? क्योंकि कार्टेशियन दिया एकदम से, क्योंकि कार्टेशियन दिया है तो मेरा फाइनल आंसर वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो सिंपल क्या करेगा, i j k को हटा के x y z लगा देते हैं। तो इन कार्टेशियन फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो कि लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? a था, अभी जोड़ रहे ये a था ना और ये n है, तो जो d होता है ना अपने फार्मूला में यहाँ d हुआ करता है, वो a डॉट n के बराबर था। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं 3 प्लस 4 मतलब 8 11 हो गया और यहाँ से माइनस 3 तो 8 आ गया। अच्छा, अब है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, हम लोग को बस वो चीज फाइंड करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि इफ प्लेन passes through vector A and contain vector B and vector C। इसमें बताइए तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी में से कौन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? वेक्टर ए लिखा है ना, पासेस थ्रू, ठीक है, वो वहां से पास कर रहा है तो पॉइंट से पास करेगा ना हमेशा, और कंटेन कर रहा है तो कंटेन कर सकता है पॉइंट बी और प्योर वेक्टर भी। तो हम क्या बोले, कौन पोजीशन वेक्टर और कौन यहाँ पे वेक्टर है, तो बी और सी वेक्टर है, प्योर वेक्टर, और ए कौन है, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर। वैसे केस में जो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है, प्लेन का, ऑफ प्लेन इज वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b प्लस म्यू c होता है। देखिए a b c कहां पे होता है, यानी कि जो प्योर वेक्टर होगा वो किसी ना किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मे बी s t भी दे सकता है, या तो लैम्डा म्यू, नहीं तो s और t भी दे सकता है। तो जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड वेक्टर है वो प्योर वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जो विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में पैरामेट्रिक दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन या फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ रहे हैं, प्लेन का ही इक्वेशन दिया और बोला कि दूसरे फॉर्म में उसको लिखो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वेक्टर इक्वेशन होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, या कह सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके लिए वेक्टर आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, देख लीजिए कैसे बना, देख लीजिए किसका प्लेस कहां है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है वो r में से सब्ट्रैक्ट, और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा है उन दोनों का क्या हो रहा है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। जब करके देखिए यहां से हम लोग कैलकुलेट, अच्छा तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन देने वाला थोड़ा सा
इधर उधर भी कर सकता है, मे तैयार है, ठीक है। बोला फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर r is equals to 1 plus 2t plus 2 lambda I cap plus 2 minus 3t plus lambda j cap plus 3 plus 2t minus 3 lambda k cap। इसमें आपको हर एक ब्रैकेट में a का पार्ट, b का पार्ट और c का पार्ट लिखा, ठीक है। करना क्या है, जो भी विदाउट t और लैम्डा है उसको पहले एक ब्रैकेट में लिखें। तो क्या लिखेंगे आप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एक ब्रैकेट है, वो क्या बन गया, वेक्टर a। फिर t कॉमन लेके 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या बन गया, वेक्टर b। फिर लैम्डा कॉमन लेके 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, वो क्या बन गया, वेक्टर c। पहला काम होगा अरेंजमेंट, उसके बाद जब तीनों वेक्टर मिल गया इस वाले फॉर्मेट में अरेंज करके सॉल्व कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, वो काम आपका है, ठीक है। फंस रहे हैं अगर तो लास्ट में फंस रहे हैं ना, बी क्रॉस सी में तो आप फंसे नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा बड़ा चीज नहीं होता है, बस क्या होता है कि लास्ट में एंडिंग कैसे करना है वो चीज थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है किसी को। आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बी के लिए क्या होगा, 2 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 2, और सी के लिए क्या आएगा, 2 1 और माइनस 3 ना, 2 1 और हां 2 1 और माइनस, यही ये हो गया 9 माइनस 2 7 आई माइनस, ये कितना हो गया, माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 और माइनस तो प्लस 10 ना, प्लस 10 जे के लिए 2 और यहाँ से प्लस 6 8k, ठीक है। ये मिल गया बी क्रॉस सी। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली देखो 7x प्लस 10y प्लस 8k, मतलब 8z 7x प्लस 10y प्लस 8z इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला जो वेक्टर है ना उसके साथ इसका डॉट, ठीक है, a डॉट n। तो क्या होगा, 7 2 के साथ 20 27 27 और 3 के साथ 8 24 27 और 24 कितना 51 इज इक्वल्स टू 51, ये आपका, ठीक है। मतलब समझे क्या हुआ, आप जहां तक पहुंचे थे बस उसके बाद r की जगह पे xi प्लस yj प्लस z के कैप हमेशा पुट करना है, कार्टेशियन आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कीजिए जिसका जिसका नहीं हुआ। ऑनलाइन में हो गया, देखिए आगे चलिए। राहुल तो कर सकता है, वो नहीं करेगा। वेक्टर का हम लोग देख लिए कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब जो है ना प्लेन का लगभग जितना भी पार्ट था सब खत्म। अब आ गया लाइन और प्लेन, ठीक है। लाइन और प्लेन में आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लाइन और प्लेन में आपको केवल और केवल क्या मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। बोलते बोलते एक चीज याद आ गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये रह गया क्योंकि ये छोटा सा बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये केवल प्लेन का बात है। पाई1 अगर अपने पास दिया हुआ है ax plus by plus cz plus b1 equal to 0, पाई2 अगर अपने पास दिया हुआ है ax plus by plus cz d2 equal to 0, आपको दिखा कि x y z का कोफिशिएंट सेम है या सेम प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब प्लेन्स कैसा है, पैरेलल।
कांस्टेंट डिफर कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंस d1 माइनस d2 और बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा जो डिस्टेंस आप निकालते हैं वो हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी। ये रह गया था, हो गया। अब उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा वो लाइन एंड प्लेन का होगा, ठीक है, लाइन और प्लेन का। सबसे पहला चीज समय को ध्यान में रख के, इंटरसेक्शन तो हम इससे पहले बता दिए थे, फिर से इसको रिपीट कर दे क्या, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, जो पहला क्वेश्चन आज पूछे थे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन का। लाइन आपके पास गिवन रहेगा x माइनस x1 बाई a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c, ये गिवन है। और प्लेन फाई का इक्वेशन आपको गिवन रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू g। लाइन दे दिया, प्लेन दे दिया, सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइन और प्लेन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट करता है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स में फ्रॉम गिवन लाइन, फ्रॉम गिवन लाइन क्या करना है आपको, फाइंड वेरिएबल पॉइंट, फाइंड वेरिएबल पॉइंट ऑन इट। इसके ऊपर सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग को फाइंड कर लेना है, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट कौन से फॉर्म में होगा, वेटिंग स्टार्ट कर दी 11 बजे, वो लैम्डा के फॉर्म में होगा। और क्या वेरिएबल पॉइंट किसके फॉर्म में होगा, लैम्डा के फॉर्म में होगा। जैसे वेरिएबल पॉइंट आ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, पुट वेरिएबल पॉइंट, पुट वेरिएबल पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, पुट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, फाइंड लैम्डा। जैसे लैम्डा निकल गया, नेक्स्ट स्टेप में पुट इन वेरिएबल पॉइंट, पुट इन वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट लाइन में होता है, ठीक है, पुट इन वेरिएबल पॉइंट एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, बस इतना ही छोटा सा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट कि हाँ हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बेस पे देख लें, बोला गया फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन वेक्टर r is equals to I cap plus j cap plus k cap plus lambda times 2i minus 2j plus k cap and minus 2x plus 2y plus z plus 3 equal to 0। देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला लाइन और प्लेन, इक्वेशन देख के हम लोग को समझना है कौन लाइन कौन प्लेन। तो सबसे पहले r is equals to a plus lambda b, लाइन हो गया। और अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ x y z दिया, वो क्या हो गया, प्लेन हो गया। यहाँ से आपको जो रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्टकट में चलेंगे तो खुद से अरेंज कीजिए कि लाइन क्या दिया है हमको, लाइन कौन से फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन। तो वेक्टर दिया है तो कार्टेशियन कन्वर्ट करेंगे। कैसे, x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, लैम्डा। अब वेरिएबल पॉइंट, तो वेरिएबल पॉइंट x कितना होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, y कितना आएगा 1 माइनस 2 लैम्डा, और z कितना आएगा 1 प्लस लैम्डा। जैसे ये वेरिएबल पॉइंट आ गया, उसको क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन में। तो पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन में, इन इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे पुट करेंगे तो -2 टाइम 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस z के जगह 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं ऐसे ही, विथ लैम्डा -4 और -4 -8 और +1 -7 लैम्डा, विदाउट लैम्डा -2 और +2 0, और 1 प्लस 3 4 होके उधर चला गया -4, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, लैम्डा का वैल्यू हमको मिला 4/7।
लैम्डा मिल गया हम लोग को 4/7। जैसे लैम्डा आ गया, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि वेरिएबल पॉइंट में पुट करें इसको, तो वेरिएबल पॉइंट यहाँ है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट 1 + 2 × 4/7, हमको लगता है 15/7, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 1 - 2 × 4/7, ये हो गया -1/7, z निकलेगा 1 + लैम्डा, ये हो गया 11/7। यहाँ पे जो आया इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नोट कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।